हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये टॉपिक नेट इकोनॉमिक्स, नेट कॉमर्स, पीजीटी और उसके अलावा बीकॉम के बच्चों के लिए जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में इनका सब्सिडी पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा उनके लिए, साथ ही साथ सीए फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। खास करके 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं डिमांड चैप्टर जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां हम लोग पढ़े थे कि किसी भी प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांड है वो इफेक्ट होता था वेरियस फैक्टर से, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद आता था कि क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट होता था इनकम ऑफ कंज्यूमर से। फिर आपका आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इस टाइप के जो वेरियस फैक्टर्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो था वो किसको इफेक्ट करता था? क्वांटिटी डिमांड को। ठीक है, जिसमें कि बेसिक आपका 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। पहला आपका प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और तीसरा आ जाता है कौन सा? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ओके, और इन तीनों फैक्टर्स के चेंजेस के बिहाफ में आपके प्रोडक्ट के क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज होता है उसका अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड सारे बच्चे जानते होंगे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस का डायरेक्शन शो करता था, इसलिए उसको क्वालिटेटिव अप्रोच माना जाता था। ठीक उसी तरह से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो परसेंटेज में मेजर करता है। किसमें? क्वांटिटी में चेंजेस और उसके जो डिटरमिनेंट्स हैं उसके परसेंटेज चेंजेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो बेसिकली अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कॉन्सेप्ट आता है। पहला आपका दिया हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या दिया फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसके रिस्पांस में? प्राइस के रिस्पांस में, प्राइस के परसेंटेज चेंज के रिस्पांस में अगर आप मेजर करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, फिर दूसरा क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में क्या चीज? यहां पर बेस चेंज हो गया, बेस आ गया क्या? इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा आ जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। जब आप बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, जिसमें बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। जिसमें हम लोग देखते हैं, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा जाए तो उसमें क्या होता है ना, जैसे टी और कॉफी है तो प्राइस ऑफ टी अगर चेंज होगा तो उसके बदले क्वांटिटी ऑफ वाई भी फ्लक्चुएट होगा। तो यहां पर क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, यानी कि एक गुड्स का क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज और दूसरे गुड्स के प्राइस में परसेंटेज चेंज का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 कॉन्सेप्ट, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस के रिस्पांस में क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज मेजर करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम में परसेंटेज चेंज के बिहाफ में क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज मेजर करेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी। अदर प्रोडक्ट के प्राइस के कारण किसी सिंगल पार्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस होंगे वो क्या लगेगा? आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 12th में बेसिकली आपको किसके बारे में पढ़ना होता है? सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, बाकी सीए फाउंडेशन या नेट वाले बच्चों के लिए तीनों कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ना होगा, इनकम भी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आइए हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर ले हम लोग डिग्री ऑफ किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली इसमें 5 डिग्री आते हैं। ठीक है, पहला आपका लिखा हुआ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस कंडीशन में ईडी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। दूसरा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहां पर ईडी का वैल्यू कितना होगा? 0। और
आगे है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी यानी कि ईडी का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं, इलास्टिक डिमांड, उस कंडीशन में ईडी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मोर देन 1। और लास्ट में रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी कि लेस देन इलास्टिक, उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। अभी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ये जो 5 डिग्री हम लोग देख रहे हैं इसको बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली इसको इस कॉन्सेप्ट से समझा जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसके रिस्पांस में मेजर कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के रिस्पांस में, ठीक है। अभी जैसे मान लो कॉमर्स में ही बहुत सारे इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स आते हैं, जैसे गुड्स का टाइप पूछा जाता है, बहुत टाइप के गुड्स आते हैं, नेसेसरी गुड्स होता है, लग्जरी गुड्स होता है, कंफर्ट गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट्स अभी हमने डिस्कस करा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर नेसेसरी गुड्स की अगर हम बात करते हैं, नेसेसरी गुड्स में क्या लॉजिक आता है, जैसे साल्ट मेडिसिन वगैरह हो गया, उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, क्वांटिटी में कहीं कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब क्या है कि अगर हम उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो जो नेसेसरी प्रोडक्ट है उस केस में चेंज इन क्वांटिटी जो होगा वो 0 होगा। साल्ट मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसके क्वांटिटी में कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जो ईडी का वैल्यू होगा वो आपका कहलाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि ईडी का वैल्यू कितना आएगा, 0। जैसा कि आप देख रहे फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेसेसरी गुड्स की बात करेंगे, उस कंडीशन में गुड्स का प्राइस मान लो इंक्रीज कर गया 10% से और क्वांटिटी में कहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। तो अगर क्वांटिटी में चेंजेस का रिस्पांस नहीं होगा तो उस केस में ईडी का वैल्यू भी नहीं होगा, मतलब कितना होगा, 0 होगा। तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होगा कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट देयर आर नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट उस प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ में देखिएगा, मान लो यहाँ पर हमने ये नीचे क्वांटिटी एक्सिस दिखाया और ये प्राइस एक्सिस है। प्राइस प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी आपका हमेशा कांस्टेंट है। मान लो अगर 100 यूनिट हम परचेज करते थे तो 100 यूनिट ही है, यानी कि क्वांटिटी आपका हमेशा हर प्राइस पे कांस्टेंट आ रहा है। तो उस केस में आप जो डिमांड कर्व बनता है वो डिमांड कर्व पैरेलल टू द प्राइस लाइन, पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्टिकल कर्व बना है जो इंडिकेट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना, 0, यानी कि यहाँ पर है प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कहीं कोई चेंजेस नहीं। तो यहाँ पर सीपीटी वगैरह में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लो डिमांड कर्व आपका वर्टिकल है, पैरेलल है वाई एक्सिस के यानी कि प्राइस एक्सिस के, उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपका है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर ईडी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। देखो फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे हम लोग जैसे पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कॉन्सेप्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कॉन्सेप्ट था कि उस मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता था, गुड्स का नेचर होमोजेनियस रहता था। तो प्राइस अगर कांस्टेंट है मतलब प्रोडक्ट के प्राइस में कभी चेंजेस नहीं होंगे, आपको कांस्टेंट प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड करना है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है और क्वांटिटी मान लो 10% चेंज हो रहा है। तो अगर जिस कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट होगा, कस्टमर्स कांस्टेंट प्राइस पे गुड्स का डिमांड करेंगे, तो उस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी होगी वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, जो नाम क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ग्राफ में अगर समझेंगे, मान लो प्राइस है इसका 10, ठीक है, और इसी प्राइस पे कस्टमर जितना चाहे प्रोडक्ट डिमांड कर सकता है। इस कंडीशन में डिमांड देखो एक्स एक्सिस के यानी कि क्वांटिटी एक्सिस के पैरेलल आया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व, और इस कंडीशन में ईडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अभी हमने दो पढ़ा, 2 डिग्री। पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या था कॉन्सेप्ट कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड फ्लक्चुएट होगा, ईडी का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। दूसरा था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी का वैल्यू कितना, 0। इसमें क्या था कि जब गुड्स का प्राइस चेंज हो लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस ना होगा, डेल क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब आ रहा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है
जब ईडी का वैल्यू 1 मेजर किया जाए। 1 मेजर करने का मतलब है कि अगर मान लो गुड्स का प्राइस चेंज करा 10% से और क्वांटिटी भी चेंज करा 10% से, दोनों में रिस्पांस सेम रेशियो से आ रहा है, तो उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नॉर्मल हम लोग जानते हैं डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। देखिए डिमांड कर्व का स्लोप हमने डाउनवर्ड बनाया। ये मान लो इनिशियल प्राइस है P1 और इसकी जो क्वांटिटी है वो Q2। मान लो प्राइस डिक्रीज करा P2 पे आ गया और क्वांटिटी मान लो Q2 पे चला गया। ये जो मान लो प्राइस चेंज हो रहा है डेल P, सेम उसी रेशियो से अगर मान लो क्वांटिटी भी चेंज होगा, डेल Q भी सेम होगा, तो उस कंडीशन में जो ईडी का वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी क्या? डेल P बाय P इज इक्वल टू डेल Q बाय Q, दोनों में सेम रेशियो से चेंज होगा, ईडी का वैल्यू कितना आ जाएगा? इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ईडी का वैल्यू मोर देन 1। इसको ना सिर्फ रिलेटिवली ना लिख करके सिर्फ क्या कहा जाता है? इलास्टिक भी कहा जाता है। वहीं अगर इनइलास्टिक की बात होगी तो सिर्फ इनइलास्टिक का मतलब कितना होगा? लेस देन 1। तो आइए इलास्टिक को समझते हैं। इलास्टिक का मतलब है कि जब स्मॉल चेंज इन प्राइस, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा और क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, मान लो प्राइस चेंज हुआ 10%, क्वांटिटी डिमांड में 10 से ज्यादा है, मान लो 50% चेंज हुआ, इस कंडीशन में ईडी का वैल्यू 5 आ रहा है, जो कि क्या कहलाएगा? मोर देन 1। और इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिएगा एक कर्व हमने यहाँ पे बनाया डिमांड कर्व, ये फ्लैटर कर्व बना थोड़ा सा। मान लो ये इनिशियल प्राइस है P, इनिशियल क्वांटिटी Q, या मान लो P1 Q1, प्राइस फॉल करा P1 से P2, क्वांटिटी डिमांड में देखिए चेंजेस, ये चेंज इन प्राइस छोटा दिख रहा है और चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जो ईडी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? मोर देन 1। जो हमने यहाँ पर लिखना है कि मान लो प्राइस का चेंजेस है वो लेस है और क्वांटिटी का चेंजेस ज्यादा है, तो वो कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? ईडी मोर देन 1। और लास्ट में है ईडी लेस देन 1, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड, मतलब वो केस जहां पर प्रोडक्ट के प्राइस में ही ज्यादा चेंजेस होंगे और क्वांटिटी में कम चेंजेस होगा, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? इन इलास्टिक डिमांड। जैसे ये ग्राफ देख लीजिए, ये प्राइस एक्सिस, ये क्वांटिटी एक्सिस, ये मान लो डाउनवर्ड कर्व बना। ठीक है, इस पर मान लीजिए ये इनिशियल प्राइस P, ये इनिशियल क्वांटिटी Q, प्राइस डिक्रीज करा P से प्राइस P1 आ गया, देखिए इतना प्राइस डिक्रीज करा और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस हैं वो उसके रिस्पांस में कम है, तो उस कंडीशन में ईडी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? लेस देन 1। तो अभी तक में हमने डिस्कस करा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कहलाता था कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद हमने उसका पढ़ा था 5 डिग्री। ठीक है, उस 5 डिग्री के ग्राफ को आइए हम लोग एक साथ देख लेते हैं। पहला था मान लो परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी ईडी इक्वल टू 0। कंडीशंस क्या थे कि वो केस जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करे, ये मान लो क्वांटिटी का लाइन है और ये प्राइस का लाइन है। मान लीजिए कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि आपका जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी कि प्राइस एक्सिस है, तो उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। वही अगर मान लो डिमांड कर्व पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, मान लो ये आपका कर्व D1 से D2 गया है जो पैरेलल है क्वांटिटी एक्सिस के, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है कि प्राइस सेम है और सेम प्राइस पे कस्टमर जितना चाहे डिमांड कर सकता है, तो उस कंडीशन में ईडी का जो वैल्यू होगा वो इनइलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी ईडी का वैल्यू कितना? इनफाइनाइट। इसके बाद देखिएगा, ये मान लो यहाँ पर एक कर्व आपका बना जो इंडिकेट कर रहा है ईडी का वैल्यू कितना? 1। कर्व थोड़ा ज्यादा फ्लैटर है, जितना ज्यादा फ्लैटर है उसका मतलब है वहां पर क्वांटिटी में रिस्पांस ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी में चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, इस कंडीशन में ईडी का वैल्यू कितना होगा? मोर देन 1। और अगर कर्व ज्यादा फ्लैटर नहीं है तो उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1। ओके, तो ये था आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरियस मेथड है जिसमें 3 बेसिक मेथड्स पढ़ना होता है, परसेंटेज मेथड, टोटल आउटपुट में आउटले मेथड और उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा जियोमेट्रिक मेथड यानी कि पॉइंट मेथड। ठीक है, हम लोग बारी बारी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला लिखा हुआ परसेंटेज मेथड जिसको प्रोपोर्शन मेथड भी कहा जाता है और इस मेथड का कॉन्सेप्ट फ्लक्स में दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है वही चीज सेम है, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से एक दूसरा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको वेरिएट करके देखिएगा। लिखा हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन वेरिएबल, यानी क्वांटिटी का अगर परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी यानी कि ओल्ड क्वांटिटी और इनटू क्या 100। इससे क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब अगर मान लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो वही चीज क्या, चेंज इन प्राइस। चेंज को हम लोग यहाँ डेल से ये लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओल्ड प्राइस और इनटू क्या 100। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसका मीनिंग है, परसेंटेज चेंज का। ठीक है, अब आ जाइए चेंज इन क्वांटिटी को डायरेक्ट मान लो हम इस तरह लिख देते हैं, डेल क्यू अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी को लिख देते हैं ओ क्यू। ठीक है, और इसका पूरा आ जाएगा कौन सा, चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस क्या रखा हमने ओपी, दोनों में 100 था, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए ये आ जाएगा क्या, डेल क्वांटिटी अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी और ये मान लो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका कौन सा, ओल्ड प्राइस बाय डेल प्राइस। डेल वाले सबको एक साथ कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डेल क्वांटिटी अपॉन में डेल प्राइस और इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन में क्या, ओल्ड क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला बन गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का परसेंटेज मेथड से। क्या, ईडी इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, चेंज कैसे निकालेंगे, तो चेंज का कांसेप्ट होगा ओल्ड क्वांटिटी इक्वल टू सॉरी चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड क्वांटिटी माइनस क्या, न्यू क्वांटिटी, या न्यू क्वांटिटी माइनस क्या कर लेंगे हम लोग, ओल्ड क्वांटिटी। सेम है कैसे करेंगे हम लोग, डेल प्राइस का, डेल प्राइस भी क्या होगा, ओल्ड प्राइस माइनस का न्यू प्राइस। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में एक चीज और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला डेल क्यू अपॉन में डेल पी इंटू ओपी अपॉन में ओ क्यू है, यहां पर हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। माइनस साइन बेसिकली कुछ नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड को इंडिकेट करता है। जो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग जानते हैं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में कौन सा साइन यूज किया गया है, माइनस का साइन। यानी कि परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक दूसरा फॉर्मूला उसी से बना, ईडी इक्वल टू माइनस, माइनस मतलब लॉ ऑफ डिमांड, डेल क्यू अपॉन में डेल पी और इनटू ओपी अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड। आइए इस पर एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो आइए परसेंटेज मेथड पे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिक से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 12th के बच्चे के लिए भी यूजफुल है जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल प्राइस प्रोडक्ट का था 50 रुपीज, जिसपे कस्टमर डिमांड कर रहे थे उसका कितना यूनिट्स, 100 यूनिट्स, और प्राइस फॉल कर गया 25 हो गया, जिससे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करके कितना हो गया 500। ठीक है, इससे हमें पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस कमोडिटी का कितना होगा। तो सबसे पहले इस अप्रोच से हम लोग इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आ जाओ पहले हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी और इनटू क्या 100%, ऐसे निकालते हैं ना, चेंज अपॉन में इनिशियल इनटू 100 करके। तो क्वांटिटी में देखिए पहले 100 था और 500 हुआ यूनिट्स, यानी कि इनिशियल सॉरी क्वांटिटी में जो चेंजेस है वो 400 यूनिट का, और इनिशियल यानी कि पुराना फिगर कितना का था क्वांटिटी 100 यूनिट्स का, और इनटू क्या 100 यानी कितना परसेंटेज 400% चेंज आ रहा है किसमें, क्वांटिटी में। और उसके बाद फिर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, सॉरी परसेंटेज
चेंज इन प्राइस, उसमें भी वही होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए। कैसे? चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस इनटू क्या 100। तो चेंज इन प्राइस देखिए, चेंज कितने का आया 25 का, अपॉन में इनिशियल प्राइस कितना दिया हुआ ओल्ड फिगर 50 और इनटू क्या 100, यानी कि ये जो आ जाएगा आपका कितना परसेंट 50%। अब इसका क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्या ED इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड का जो परसेंटेज है वो 400% है और प्राइस का परसेंटेज चेंज 50 है, ये आपका आ जाएगा कितना ED का वैल्यू 8 का मतलब ED इस कमोडिटी का जो है वो इलास्टिक है मोर देन 1। ठीक है, चलिए अब यही क्वेश्चन अगर मान लो उस मेथड से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था, तो उससे कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? AD इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहां पर ये निकाल लीजिए, ओल्ड प्राइस कितना 50, न्यू प्राइस 25। बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि 12th के बच्चों के लिए पहली बार है। ओल्ड क्वांटिटी 100, नई क्वांटिटी कितनी की 500। डेल निकाल लो क्वांटिटी का, कैसे निकालोगे ओल्ड क्वांटिटी माइनस क्या न्यू क्वांटिटी। तो ओल्ड क्वांटिटी आपका कितना है 100 माइनस 500 यानी कितना आ जाएगा -400। ठीक है, अब फिर निकाल लेते हैं डेल प्राइस। डेल प्राइस कैसे निकालेंगे ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। यहां पर थोड़ा सा गौर करना है, अगर चेंज इन क्वांटिटी आप ओल्ड से माइनस न्यू कर रहे हैं तो प्राइस का भी कैसे करना होगा ओल्ड से न्यू। अगर इसमें न्यू से ओल्ड करते तो डेल का भी प्राइस का भी क्या करते हम लोग न्यू से ओल्ड ही करेंगे। ठीक है, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस यानी कि 50 माइनस 25 प्लस में आ जाएगा कितना 25। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा ED इज इक्वल टू माइनस डेल क्वांटिटी कितना -400 इनटू डेल प्राइस 25, इनिशियल प्राइस 50, इनिशियल क्वांटिटी 100, 50 अपॉन में 100। ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा ये 2 जा में, ये 4 जा, 4 2 जा 8। तो ED का जो वैल्यू होगा यहाँ भी 8 आया, कितना मोर देन 1। तो ये आपका है कौन सा मेथड परसेंटेज यानी कि प्रोपोर्शनल। ओके, अब हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, नाम है उसका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और उसको और में कहते हैं हम लोग कौन सा टोटल आउटले मेथड। जैसा कि हमने परसेंटेज मेथड में पढ़ा था कि परसेंटेज मेथड में ED इज इक्वल टू था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज को प्राइस के परसेंटेज चेंज से हम लोग रिलेट करके फिर ED का वैल्यू निकालते थे परसेंटेज मेथड में। अब आ गया दूसरा कौन सा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या है ना कि आपको अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप प्राइस में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर में जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसको मेजर करके फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे। फिर से ध्यान देना है, परसेंटेज मेथड में क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस और प्राइस में चेंजेस उसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करते थे, रेशियो निकालते थे, फिर ED आता था। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है प्राइस ऑफ गुड्स चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर के जो टोटल एक्सपेंसेस जो हैं उसमें कैसा चेंज होगा उसके बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होगा। कौन से मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। आइए देखते हैं इसको मैथमेटिकली टर्म में। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस था ₹2 और उस पे कस्टमर उसका 10 यूनिट डिमांड कर रहा था। प्राइस इंक्रीज करा, प्राइस इंक्रीज करके हो गया 5। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज करेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज है। तो क्वांटिटी डिमांड मान लो 10 से डिक्रीज करके कितना हो गया 4। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहां आ जाइए टोटल एक्सपेंडिचर 20, यहां भी कितना टोटल एक्सपेंडिचर 20। तो पहला कंडीशन व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स, अभी हमने क्या पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अगर ED फाइंड आउट करना है तो हमें
जो रिलेशन देखना है किसके बीच, प्राइस और टोटल एक्सपेंसेस के बीच। तो देखिए इसमें क्या दिखा, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ग्राफिकल देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक्सिस पे प्राइस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, टोटल एक्सपेंसेस में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, वर्टिकल कर्व बना, तो उस कंडीशन में ईडी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, दूसरा आ जाइए, वही चीज मान लो प्राइस था 2, क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10, टोटल एक्सपेंडिचर कितना 20, प्राइस मान लो इंक्रीज करके हो गया 5, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज किया लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम डिक्रीज किया। ठीक है, मान लो क्वांटिटी सिर्फ डिक्रीज किया कितना 8, तो इस कंडीशन में आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, इस कंडीशन में गुड्स का प्राइस तो इंक्रीज किया लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इस कंडीशन में पॉजिटिव रिलेशन है, और जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा, लेस होगा। क्यों, देखिएगा लेस 1 का कंडीशन क्या था, लेस 1 का मतलब इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक का मतलब होता है कि मोर चेंज इन प्राइस बट लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ भी वही देखिए, प्राइस तो इंक्रीज करा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कम रिस्पॉन्स हुए, कम चेंज हुए। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा, और यहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, और उस कंडीशन में ईडी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, लेस देन 1। डायरेक्शन सेम है दोनों वेरिएबल में, और अगर डायरेक्शन सेम होगा तो उस कंडीशन में ग्राफ जो बनेगा उसका स्लोप होगा अपवर्ड, यानी कि मान लो यहाँ से यहाँ जो कर्व बना है इसका स्लोप अपवर्ड है, और अपवर्ड स्लोप की कंडीशन में ईडी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। ओके, और तीसरा कंडीशन आप लोग समझ भी गए होंगे, मान लो प्राइस 2 है, क्वांटिटी 10 था, एक्सपेंसेस 20, प्राइस बढ़ा, प्राइस 5 हुए। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड घटा लेकिन क्वांटिटी डिमांड घट के मान लो 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कितने हुए 15, क्या दिख रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज बट टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंसेस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चेंज होगा तो ईडी आपका इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब कौन सा, मोर देन 1, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू मोर देन 1। तो इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ईडी का वैल्यू 1, प्राइस और एक्सपेंसेस में सेम डायरेक्शन में चेंज होगा तो ईडी का वैल्यू लेस देन 1, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा तो ईडी का वैल्यू मोर देन 1। तो ये आपका टोटल आ गया कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आइए हम लोग अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया पॉइंट मेथड, जिसको हम लोग और में क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है ना कि एक आप डिमांड का स्ट्रेट लाइन डिमांड का ड्रॉ कर लो, और उसके डिफरेंट पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना होगा, तो वो मेथड आपका कौन सा कहलाएगा, पॉइंट मेथड। ठीक है, पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग ईडी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है आपका लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, यानी कि ये जो कर्व बना है इस कर्व के डिफरेंट जो स्लोप है उस स्लोप के डिफरेंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होगा। कौन सा मेथड कहलाएगा आपका, पॉइंट मेथड। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में क्या, अपर सेगमेंट। आइए देखते हैं इसको। मान लो ये डिमांड का हमने बनाया, इस डिमांड कर्व का हम लोग नाम दे रहे हैं R और S। ठीक है, ये पॉइंट्स आपका आ गया R, ये आ गया S। इस डिमांड कर्व के स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बना है, इसके मिड पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर आपका आ गया है P। पॉइंट मेथड में ईडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में क्या, अपर सेगमेंट। इस कर्व पे अगर देखा जाएगा तो ये जो P पॉइंट जो सेंटर में है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखिए जितना लोअर सेगमेंट कहां से कहां तक होगा, P से लेके S तक, और अपॉन में अपर सेगमेंट P से लेके R तक। सेंटर में होने का मतलब क्या है कि जितना लोअर सेगमेंट होगा उतना ही क्या होगा, अपर सेगमेंट। तो इस कंडीशन में इस
मिड पॉइंट पे जो ईडी का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर नेट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तो रिपीट करना थोड़ा सा कम किया है यूजीसी ने, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिमांड करके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आइए अब मान लो एक मिड पॉइंट से अबव में एक पॉइंट हम लोग कोट कर देते हैं जिसका नाम मान लो हमने दे दिया टी। तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट टी से लेके एस तक, अपर सेगमेंट टी से लेके आर तक। देखिए ये पोर्शन ज्यादा है ऊपर और आर टी छोटा है, यानी कि ज्यादा पोर्शन में हम स्मॉल पार्ट से डिवाइड करेंगे तो ईडी का वैल्यू जो आएगा वो मोर देन 1 होगा। यानी क्या, स्ट्रेट लाइन डिमांड करके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी वैल्यू कितने होंगे, 1, और मिड पॉइंट से अबव जो होगा वहां पे ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर देन 1। अब देखिए मिड पॉइंट के बिलो एक पॉइंट कोट करते हैं, मान लो यहां हम देते हैं इसका M। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या देखें, लोअर सेगमेंट M से लेके S तक, अपर सेगमेंट M से लेके R तक। छोटा पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं बड़े पोर्शन से, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा, यानी कि यहां पर ईडी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन। ओके, और आर पॉइंट की अगर बात की जाए जो प्राइस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, इस पॉइंट पे देखिएगा लोअर सेगमेंट आर से लेके एस तक और अपर सेगमेंट, अपर में कोई पार्ट रहेगी आर से लेके एस तक पॉजिटिव भाग है, पॉजिटिव भाग में 0 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और अब मान लो यहाँ पर एस पॉइंट की बात करेंगे, लोअर सेगमेंट 0 है, ईडी का वैल्यू भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ईडी का वैल्यू 0। तो पॉइंट मेथड में क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड करके डिफरेंट पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन डिमांड करके मिड पॉइंट पे ईडी का वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि जितना लोअर सेगमेंट उतना ही क्या अपर सेगमेंट। मिड पॉइंट के अबव मोर देन 1, मिड पॉइंट के अबव बिलो लेस देन 1। हाँ, अगर आपका डिमांड का क्वांटिटी एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट पे ईडी का वैल्यू कितना होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी ईडी का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि यहाँ पर लोअर सेगमेंट 0 है तो वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। वहीं प्राइस एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे अगर आपका कर्व टच कर रहा है तो उस कंडीशन में ईडी का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा मेथड आ गया आपका कौन सा, आर्क मेथड। ठीक है, यहाँ पर सीए फाउंडेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी मेथड में बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, ईडी इक्वल टू फॉर्मूला होगा, जैसे हम लोग अभी देखे थे क्वेश्चंस में कि आपको क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी और 2 प्राइस गिवन होता है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा आर्क मेथड में, एक Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 और नीचे आ गया P1 माइनस P2। दो जो प्राइस गिवन है, दो जो क्वांटिटी गिवन है, एक को 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, फिर ऊपर में क्वांटिटी घटाइए, नीचे ऐड कर दीजिए दोनों को, और इनटू में जस्ट उसके अपोजिट कर दीजिए प्राइस के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड होगा वो कहलाएगा कौन सा मेथड, आर्क मेथड। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अभी हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो बेस था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जिसमें हमने उसके 5 डिग्री पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके 3 मेथड्स 4 मेथड्स हमने डिस्कस करा था। अब आगे आ जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी में क्या देखा हमने कि जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में बेस जो होता था क्वांटिटी डिमांड के रिस्पॉन्स में, वो प्राइस को लेकर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को रेशियो लगाएंगे किसके साथ, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर के साथ। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा कौन सा, इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के गुड्स आते हैं, एक आपका आ गया नेसेसरी गुड्स, फिर सुपीरियर और इंफीरियर गुड्स। नेसेसरी गुड्स हम लोग जानते हैं कि वो प्रोडक्ट जिसके प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा, इनकम बढ़े या इनकम घटे, कस्टमर उतनी ही डिमांड करेंगे जितना पहले कर रहा था, तो वो प्रोडक्ट आपका कौन सा कहलाएगा, नेसेसरी गुड्स। साल्ट, मेडिसिन सब किस कैटेगरी में आएगा, नेसेसरी गुड्स में। फिर आ गया आपका सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स का मतलब है कि वो केस जहां पर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज करा और क्वांटिटी डिमांड भी उसने ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो इनकम और क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स में अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन होगा, तो उस टाइप का जो गुड्स होगा वो किस नेचर का होगा, सुपीरियर गुड्स होगा। ठीक है, और वहीं इंफीरियर की बात करेंगे, इंफीरियर का मतलब वो हर प्रोडक्ट
जो इनकम के रेज करने पे जिसका डिमांड जो होगा फॉल कर जाएगा, मतलब निगेटिव रिलेशन बिटवीन चेंजिंग इनकम एंड चेंज इन डिमांड, तो वो आपका कौन सा गुड्स कहलाएगा? इनफीरियर। कोई भी पार्टिकुलर गुड सुपीरियर इंफीरियर हो सकता है। मान लो मेरे पास साइकिल है और मेरा इनकम अगर इंक्रीज करता है तो हम बाइक खरीदेंगे, इनकम इंक्रीज करा, बाइक का डिमांड बढ़ा, कौन सा गुड्स? सुपीरियर। साइकिल का डिमांड मेरे केस में घट गया तो वो कौन सा मेरे लिए कहलाएगा? इनफीरियर कहलाएगा। अब जिसके पास साइकिल भी नहीं है तो उनका अगर इनकम बढ़ रहा तो वो साइकिल खरीदेंगे, तो साइकिल उनके लिए क्या बन जाएगा फिर? सुपीरियर गुड्स। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर इनकम और डिमांड में सेम डायरेक्शन में चेंज होगा तो सुपीरियर प्रोडक्ट और इंफीरियर होगा इनवर्स रिलेशन के केस में। ओके, तो नेसेसरी गुड्स की अगर हम बात करेंगे, अगर उस कंडीशन में इनकम इलास्टिसिटी निकालना होगा तो नेसेसरी गुड्स में क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो होगा इनकम के कुछ वैल्यू के चेंज होने से। यानी कि नेसेसरी गुड्स के केस में इनकम जो इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू होगा कितना? जी। ओके, और सुपीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी जो होगा उसका वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन जीरो। इंफीरियर गुड्स इसकी इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? निगेटिव होगी, और निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होगा इनकम इलास्टिसिटी लेस देन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ग्राफ में अगर देखते, जो कि ग्राफ सीबीटी बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होगा, तो अगर मान लो y एक्सिस पे हमने दिखाया इनकम को और x एक्सिस पे दिखाया क्वांटिटी डिमांड को, इनकम इंक्रीज कर रहा है, डिमांड में कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड पैरेलल है y एक्सिस के, इसको वर्टिकल हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जो इनकम इलास्टिसिटी होगा वो कितना होगा? जीरो। बात सुपीरियर गुड्स की करेंगे। सुपीरियर गुड्स में इनकम और डिमांड में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चेंज होगा जिसका मतलब है कि वहां पर कर्व का स्लोप अपवार्ड होगा। तो ये जो डिमांड का बना इनकम और क्वांटिटी के रिलेशन में, इस कंडीशन में ईडी का वैल्यू पॉजिटिव है, सुपीरियर गुड्स का ईडी का वैल्यू होगा मोर देन जीरो। और इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन बिटवीन चेंजिंग इनकम एंड चेंजिंग डिमांड, तो कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होगा, और इस कंडीशन में इनकम इलास्टिसिटी जो होगा इंफीरियर गुड्स का लेस देन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये हो गया आपका कौन सा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था कि वहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। एक के प्राइस और दूसरे के क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होता था उसका रेशियो कहलाता है कौन सा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें बेसिकली दो तरह का कांसेप्ट आ जाता है, दो तरह के गुड्स आ जाते हैं। एक आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किया जा सकता है, टी के बदले कॉफी, राइस के बदले वीट, बॉल पेन के बदले जेल पेन, तो वो आपका कौन सा गुड्स का जाएगा? आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कॉन्सेप्ट क्या आया? अगर मान लो टी का प्राइस इंक्रीज करता है तो कस्टमर टी के बदले स्विच कर जाएंगे कॉफी में, यानी कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कौन सा प्रोडक्ट? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ एक के प्राइस और दूसरे के क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस हो रहे हैं क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? ईडी मोर देन जीरो। बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कौन सा गुड्स होगा? वो प्रोडक्ट जो एक साथ यूज होगा किसी सिंगल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कार के साथ पेट्रोल चाहिए, इंक के साथ पेन चाहिए, ठीक है, तो वो गुड्स कौन सा गुड्स कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कस्टमर बाइक या कार का डिमांड कम करेंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई गुड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। देयर आर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड्स। इनवर्स रिलेशन है तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। और ग्राफ की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में आपका अपवर्ड स्लोपिंग वाला होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कौन सा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग का होगा। तो ये आपका हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अरे नहीं होगा वो।